हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 66, कहाँ हो तुम धुन की। स्वरांश हैरानी से उन लड़कों की तरफ देख रहा था। वो लड़के गिनती में तकरीबन 4-5 थे और उनके साथ वो लड़की भी काफी खतरनाक लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनका काम है ये गुंडागर्दी और ये सब फालतू की चीजें। स्वरांश ने उस लड़की की गर्दन को दबोचा हुआ था और उसे कसकर दबा रहा था, जिसकी वजह से उस लड़की की आंखें बाहर निकलने को हो गई थी और वो लड़के भी स्वरांश की इस हरकत को देखकर गुस्से में आ गए थे। एक ने अपने हाथों में चाकू पकड़ा हुआ था और दूसरे ने अपने हाथ में हॉकी और तीसरे ने एक बहुत मोटी लाठी, जो कि सच में इतनी मोटी थी कि अगर किसी के सिर पर लगे तो वो इंसान जिंदा भी ना रहे। स्वरांश उन सब लोगों को देखकर थोड़ा नर्वस हो रहा था, लेकिन आज उसने ठान लिया था कि वो उस इंसान के बारे में पता लगा कर ही रहेगा जो उस पर इतने सारे अटैक्स करवा रहा था। इसीलिए वो उस लड़की की तरफ देखते हुए एक बार फिर से बोला, चुपचाप मुझे उस इंसान के बारे में बता दो जिसने तुम्हें यहाँ पर भेजा है, वरना मैं सच बता रहा हूँ, मैं इस लड़की को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो लड़की उसकी बात सुनकर उसकी पकड़ से निकलने की कोशिश कर रही थी। वो कभी उसके सीने पर मार रही थी तो कभी उसकी कमर पर, लेकिन स्वरांश ने अब उसके दोनों हाथों को भी कसकर जकड़ लिया था। उनमें से एक लड़का गुस्से से बोला, अगर अभी इसी वक्त तूने इस लड़की को नहीं छोड़ा तो हम सच बता रहे हैं, तू बहुत पछताएगा। स्वरांश मुस्कुराया और बोला, जो लोग कांड करने वाले होते हैं ना, वो धमकियां नहीं देते, और जिस तरह से तुम लोग धमकियां दे रहे हो ना, इतना तो मुझे समझ में आ गया है कि तुम शेर की खाल में गीदड़ हो। और ये स्वरांश ओबरॉय तो शेर से भी नहीं डरता, गीदड़ों से तो डरना ही क्या। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर भी डेविल एक्सप्रेशन थे। अगले ही पल उसने उस लड़की को एक बार फिर से कसकर दबाया तो इस बार वो लड़की कांपने लगी। उसकी जान निकलने को हो चुकी थी और ये देखकर अब जिसने अपने हाथ में लाठी पकड़ी हुई थी उसने जोर से वो लाठी चलाई और अगले ही पल स्वरांश ने उस लाठी को अपने हाथ से पकड़ लिया। उसने एक हाथ से अब उस लड़की की गर्दन को पकड़ा हुआ था और दूसरे से उस लाठी को। जैसे ही उस लड़की को मौका मिला उसने तुरंत स्वरांश के सीने पर अपने दोनों हाथ रखकर उसे जोर से धक्का दिया और स्वरांश की पकड़ से छूट गई, लेकिन अगले ही पल वो नीचे जमीन पर गिर गई। इस वक्त उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। वो नीचे जमीन पर गिरी हुई गहरी गहरी सांसें ले रही थी। अगर 1 मिनट और यूं ही बीत जाता तो वो लड़की अब तक तो नरक के द्वारा पहुंच चुकी होती। वहीं वो लाठी वाला लड़का अब अपनी लाठी पीछे खींचने लगा, लेकिन स्वरांश ने उसे कसकर आगे की तरफ खींचा तो वो लड़का सीधा आगे की तरफ आया। अगले ही पल स्वरांश ने उसके हाथों से वो लाठी ली और जोर से घुमाते हुए उस लड़के के सिर पर दे मारी। उस लड़के के सिर पर जोरों से वो लाठी लगी और अगले ही पल उसका सर बुरी तरह से फट गया। वो नीचे जमीन पर गिर चुका था। उसके सर से खून तेजी से बह रहा था। वो तड़पने लगा था। अपने साथी की हालत देखकर बाकी के लड़के हैरान रह गए। उन्हें लगा कि वो सब लड़के मिलकर स्वरांश पर वार करेंगे तो स्वरांश घबरा जाएगा और उन लोगों को ज्यादा वक्त भी नहीं लगेगा और वो स्वरांश का काम तमाम कर वहां से भाग जाएंगे। लेकिन यहाँ तो स्वरांश बिल्कुल हीरो की तरह उनके सामने डटकर खड़ा था। स्वरांश ने अब अपने हाथों में पकड़ी हुई लाठी गोल गोल घुमाए और उन लड़कों की तरफ देखते हुए बोला, अब भी तुम्हारे पास मौका है, अगर चाहो तो पार्टी बदल सकते हो। जितना पैसा तुम्हें दिया गया है उससे भी ज्यादा मिलेगा। बेशक से करोड़ों में ले लेना, बस मुझे उस इंसान का नाम बता दो जिसने तुम्हें यहाँ पर भेजा है। एक लड़का आगे की तरफ आया और बोला, हम काम अपने हाथ में लेने के बाद पार्टी नहीं बदलते और हम अपना काम खत्म करके ही रहते हैं। ये बोलकर अगले ही पल वो अपने हाथ में पकड़ा हुआ चाकू स्वरांश के सीने पर मारने लगा, लेकिन स्वरांश ने अपने हाथों में पकड़ी हुई वो लाठी जोर से नीचे जमीन पर फेंकी और अगले ही पल उसके हाथों से वो चाकू ले लिया और उसे घुमाकर उसकी ही गर्दन पर लगा दिया। अब वो शख्स पूरी तरह से स्वरांश की कैद में था और स्वरांश ने वो चाकू उसकी गर्दन पर लगाया हुआ था। वो गुस्से से बोला, बता मुझे उस इंसान का नाम जिसने तुझे यहाँ पर भेजा है। तू पार्टी नहीं बदलता और मैं अपना मूड नहीं बदलता।
अगर तूने मुझे उस इंसान का नाम नहीं बताया तो तेरी क्या हालत होगी ये तू सोच भी नहीं सकता। ये बोलते हुए उसने वो चाकू हल्का सा उसकी गर्दन पर चला दिया था जिससे खून की बूंदें निकलने लगी। वो शख्स हल्का सा दर्द से कराह उठा। स्वरांश की बातें सुनकर वो लोग अब सच में डरने लगे थे। सच में ऐसा लग रहा था जैसे स्वरांश उन्हें खत्म कर देगा। वो लड़का कांपती हुई आवाज में बोला, देखो तुम गलत कर रहे हो। अगर अगर तुम्हें उस इंसान का नाम जानना है तो पहले मुझे छोड़ो। स्वरांश हंसा और बोला, तुम्हें मैं बेवकूफ लगता हूँ क्या? मैं तुम्हें छोड़ूंगा और तुम लोग मुझ पर अटैक करोगे इसलिए मैं कोई मौका नहीं दूंगा तुम लोगों को, मैं कोई रिस्क नहीं लूंगा। जल्दी से मुझे उस इंसान का नाम बताओ वरना तुम्हारा काम तो खत्म समझो। ये बोलकर उसने उस चाकू को हल्का सा और उसकी गर्दन पर चलाया तो लड़का छटपटाने लगा। उसकी नजरें उन दोनों लड़कों पर थी जो सामने की तरफ खड़े थे। उनके धंधे का असूल था कि वो एक बार जिस इंसान का काम अपने हाथ में ले ले उसका नाम वो सामने वाली पार्टी के सामने नहीं लेते थे और ना ही गद्दारी करते थे लेकिन आज उनकी जान पर बात बन चुकी थी इसलिए उन दोनों लड़कों के चेहरे पर भी ऐसे एक्सप्रेशन थे जैसे वो लोग स्वरित का नाम बताने के लिए तैयार हो चुके। लेकिन तभी अचानक से ही स्वरांश चिल्लाया। वो लड़की जिसकी गर्दन पहले स्वरांश ने पकड़ी थी वो अपनी जगह से उठ चुकी थी और उसके हाथ में वही लाठी थी जो स्वरांश पहले अपने हाथ में लेकर खड़ा था और अब उसने वो लाठी स्वरांश के सिर पर मार दी थी। स्वरांश के सिर से खून बहने लगा था। उसकी आंखों के सामने एक पल के लिए सब कुछ धुंधला छा गया था और वो उस लड़की की तरफ देख रहा था जो अभी भी अपने हाथ में उस लाठी को लेकर खड़ी थी। वो स्वरांश की तरफ देखते हुए बोली, खुद को बहुत बड़ा हीरो समझता है ना तू? लेकिन तेरी हीरोगिरी मेरे ही हाथों से निकलनी थी। मेरी गर्दन दबाई थी ना तुमने। अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि तुम्हें वो हरकत नहीं करनी चाहिए थी। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर डेविल एक्सप्रेशन थे। स्वरांश गहरी गहरी सांस लेने लगा था। वो लड़की एक बार फिर से उस लाठी से स्वरांश पर वार करने लगी तो स्वरांश ने उसके हाथों से वो लाठी छीन ली और अगले ही पल उसे जोर से उस लड़की के सिर पर मारा तो वो लड़की सीधा जमीन पर जाकर गिरी और अब तक जो हीरोगिरी वो दिखा रही थी वो सारी एक पल में निकल गई। स्वरांश के सर से बेशक खून बह रहा था लेकिन अभी तक वो अपने पैरों पर खड़ा था। लेकिन वो लड़की तो एक बार से ही सीधा नरक के द्वारा पहुंच गई थी। जैसे ही उन लड़कों ने देखा कि वो लड़की मर गई है उनके होश उड़ गए। स्वरांश ने अब अपने हाथों में पकड़ी हुई उस लाठी से तुरंत उन लड़कों को मारना शुरू कर दिया। अब वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। वो बाकियों को खत्म कर एक को अपना शिकार बनाना चाहता था इसीलिए उसने दो लड़कों को बहुत ही बुरी तरह से मारा और फिर आखिरी लड़के को अपनी पकड़ में कस लिया। वो लड़का भी अच्छी खासी हालत में नहीं था। उसकी हालत भी स्वरांश ने खराब कर दी थी। उसके सर से खून बह रहा था और उतना ही खून स्वरांश के सर से भी बह रहा था। स्वरांश ने अपनी बाहों को उसकी गर्दन पर लपेटा हुआ था और जोर से दबाए जा रहा था। वो लड़का दर्द से चिल्लाए जा रहा था। स्वरांश अपनी बाह को एक बार फिर से दबाते हुए बोला, चुपचाप मुझे बता दे तुझे यहाँ पर किसने भेजा, वरना जैसे तेरे इन साथियों को मारा है वैसे तुझे भी खत्म कर दूंगा। वो लड़का दर्द से तड़प रहा था और उसकी नजरें अपने साथियों पर थी जो लाश बनकर नीचे जमीन पर गिरे हुए थे। वो सड़क सुनसान थी इसलिए दूर दूर तक ऐसा कोई नजर नहीं आ रहा था जो उस लड़के की मदद कर पाए। वो लड़का समझ चुका था कि अब वो नहीं बचेगा। उसने अपना चेहरा हल्का सा हाँ में हिलाना शुरू किया और उसे अपना ही चेहरा हिलाते हुए देख अब स्वरांश ने उस पर अपनी पकड़ थोड़ी ढीली कर दी। इस वक्त वो भी बुरी तरह से हाफ रहा था। वो लड़का अपनी कांपती हुई आवाज में बोला, मुझे मुझे यहाँ पर तुम्हारे ही किसी अपने ने भेजा है। स्वरांश गुस्से से बोला, बकवास मत कर। मेरा कोई अपना मेरी जान लेने का सोच भी नहीं सकता। वो जो कोई भी होगा गैर होगा। मुझे तू बस उसका नाम बता वो मेरा अपना है या गैर ये मैं खुद डिसाइड कर लूंगा। वो लड़का उसकी बात सुनकर एक बार फिर से बोला, तुम मेरा यकीन नहीं करोगे लेकिन जब तुम पूछ ही रहे हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मुझे यहाँ पर तुम्हारे
वो अभी बोल ही रहा था कि स्वरांश ने उसे एकदम से ऊपर की तरफ खींचा और अगले ही पल एक गोली सीधा उस लड़के के माथे पर आकर लग गई। अगर स्वरांश उसे ऊपर की तरफ नहीं खींचता तो वो गोली जो उस लड़के को लगी थी वो सीधा स्वरांश को लगती। स्वरांश एकदम हैरान रह गया। उसने तुरंत उस लड़के को छोड़ा और उस तरफ भागा जहां पर एक गाड़ी खड़ी थी और उस गाड़ी में से ही किसी ने उस लड़के पर गोली चलाई थी। स्वरांश भागने की कोशिश कर रहा था लेकिन अचानक ही उसे चक्कर आने लगे। उसको सब कुछ धुंधला नजर आने लगा था और चाहकर भी वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाया और वो गाड़ी तुरंत वहां से निकल चुकी थी। वहीं गाड़ी में बैठे रितेश ने जोर से अपने घुटने पर अपना हाथ मारा और बोला, ओह गॉड बॉस, मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा था कि आज किसी भी हालत में वो स्वरांश उन्हें डेट चाहिए लेकिन वो तो एक बार फिर से बच गया। अब मैं क्या करूं? ये बोलते हुए रितेश ने अपने सिर पर अपना हाथ रख लिया था। वो तो स्वरांश को ही मारना चाहता था इसलिए उसने स्वरांश पर गोली चलाई थी लेकिन पता नहीं कैसे स्वरांश को पता चल गया और उसने उस लड़के को खींचकर ऊपर की तरफ कर दिया था। स्वरांश अब घुटनों के बल नीचे जमीन पर बैठा। उसकी खुद की हालत अब और ज्यादा खराब हो चुकी थी। उसने अपनी पॉकेट से फोन निकाला और अपने मैनेजर आशुतोष को कॉल किया। आशुतोष को उसने 1-2 दिन पहले ही रखा था। वो इस वक्त इस हालत में था कि खुद से ड्राइव कर ही नहीं सकता था। आशुतोष को फोन कर उसने अपने पास बुलाया और फिर उसके साथ हॉस्पिटल गया जहां डॉक्टर ने उसके सिर पर पट्टी बांधी और साथ ही साथ उसे कुछ इंजेक्शंस भी लगाए। ये सब करने के चक्कर में अब रात के तकरीबन 11 बजे बज चुके थे। 11 बजे के आसपास स्वरांश वापस ओबरॉय पैलेस लौटा। आते ही वो सीधा अपने रूम की तरफ गया। उसका फोन बंद था। वो जानता था कि धुनकी उसे फोन कर रही होगी। वो उसके लिए परेशान होगी। वो अपने रूम में आया और आते ही बेड पर लेट गया क्योंकि अभी भी उसका सर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन तकरीबन 2-3 मिनट बाद ही उसका माथा ठनका। वो जब से रूम में आया था तब से उसने इस बात पर तो ध्यान ही नहीं दिया कि धुनकी रूम में नहीं है और रूम की लाइट भी ऑन थी, मतलब अब तक तो धुनकी को सो जाना चाहिए था। अगर वो सोई नहीं है तो कम से कम उसे उसके रूम में तो होना चाहिए था। उसने झट से अपना फोन चार्जिंग पर लगाया और धुनकी को कॉल किया तो सामने से धुनकी ने कॉल रिसीव ही नहीं किया। पूरी बेल बज रही थी लेकिन धुनकी कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। स्वरांश का दिमाग अब और भी ज्यादा घूम गया। वो तुरंत अपने रूम से बाहर निकला और अनवी के रूम की तरफ गया ये सोचकर कि शायद धुनकी अनवी के साथ होगी, लेकिन रूम से अनवी भी गायब थी। अब उसका दिल और भी ज्यादा घबराने लगा। वो तुरंत सीढ़ियां उतरते हुए नीचे की तरफ आया और सीधा बाहर की तरफ गया। उसने गार्ड से धुनकी और अनवी के बारे में पूछा तो गार्ड ने बताया कि तकरीबन 2-3 घंटे पहले ही अनवी और धुनकी गाड़ी में बैठकर पैलेस से बाहर गई है। स्वरांश ने तुरंत उस गार्ड का गिरेबान पकड़ लिया और दांत पीसते हुए बोला, मैंने तुम्हें कहा था ना कि धुनकी ओबरॉय पैलेस से बाहर नहीं जानी चाहिए। तो तुमने उसे बाहर जाने दिया तो दिया कैसे? ये बोलते हुए उसने अपने जबड़े कस रखे थे। वो गार्ड भी डर से कांपने लगा। वो जानता था कि स्वरांश उस पर गुस्सा करेगा, लेकिन धुनकी ने इतनी रिक्वेस्ट की तो उसे रोक ही नहीं पाया। पता नहीं क्यों लेकिन धुनकी और अनवी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सच में उनका बाहर जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। यही बात अब उसने स्वरांश को बताई और स्वरांश ने एक झटके से उसे छोड़ दिया। उसने अपने सिर पर अपना हाथ रख लिया था। अभी अभी उसके साथ जो कुछ हुआ था उसके बाद अब धुनकी के लिए उसे और भी ज्यादा डर लग रहा था। उसने तो किसी तरह खुद को बचा लिया, लेकिन अगर धुनकी को कुछ हो गया तो वो पूरी जिंदगी खुद को माफ नहीं कर पाएगा। वो धुनकी से अब इस कदर प्यार करने लगा था कि अगर धुनकी को कुछ हुआ तो शायद वो भी खत्म हो जाता। वो खुद से बोला, कहाँ हो तुम धुनकी? प्लीज मेरा कॉल रिसीव करो। ये बोलते हुए उसने दोबारा धुनकी को कॉल करनी चाहिए, लेकिन वो उसका नंबर डायल करता उससे पहले ही धुनकी का कॉल उसके फोन पर आने लगा। एपिसोड 67, मेरा तो पूरा चेहरा लाल हो जाता है। ओबरॉय पैलेस। स्वरांश धुनकी को फोन करने ही वाला था कि सामने से धुनकी का कॉल आया और उसका कॉल आते हुए देख स्वरांश ने राहत की एक सांस ली।
उसे इस वक्त धुनकी की हद से ज्यादा टेंशन हो रही थी। सिर्फ वही जानता था कि उसे क्या एहसास हो रहे हैं। धुनकी के बिना वो तड़प रहा था। उसे नहीं पता था कि वो धुनकी से इतना प्यार करने लगेगा, लेकिन अब जब उसे धुनकी को खोने की फीलिंग आई तो उसे समझ में आया कि वो धुनकी से कितना प्यार करने लगा। उसने तुरंत धुनकी का कॉल रिसीव किया। सामने से धुनकी की आवाज आई, मिस्टर शाय। इसके आगे वो कुछ कहती उससे पहले ही स्वरांश बोला, तुम पागल हो क्या धुनकी? ऐसे कोई करता है क्या? तुम कहाँ हो? मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम घर से कहीं नहीं जाओगी, और अकेली तो बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम्हें कहीं जाना था तो तुम मुझे फोन कर सकती थी। तुम मुझे बता सकती थी। मैं तुम्हें जहाँ जाना था वहाँ ले चलता। धुनकी जल्दी से बोली, मैंने आपको कॉल किया था मिस्टर शाय, लेकिन आपका कॉल लगा ही नहीं और मेरा यहाँ हॉस्पिटल आना बहुत जरूरी था, इसीलिए मैं आ गई। स्वरांश हैरानी से बोला, हॉस्पिटल? तुम हॉस्पिटल में क्या कर रही हो? तुम ठीक तो हो ना धुनकी? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? तुम कौन से हॉस्पिटल में हो मुझे बताओ। मैं अभी आ रहा हूँ। उसकी बात सुनकर धुनकी हल्का सा मुस्कुराई। वो स्वरांश की आवाज में ही उसकी घबराहट समझ सकती थी। वो जल्दी से बोली, रिलैक्स मिस्टर शाय, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। आप जब तक मेरे साथ हैं मुझे कुछ हो ही नहीं सकता। बेशक से आप मेरे साथ नहीं है, लेकिन मुझे पता है आपके गॉड्स जरूर मेरे साथ होंगे। जैसे ही उसने कहा स्वरांश ने अपने माथे पर अपना हाथ रख लिया। वो तो ये भूल ही गया था कि उसने धुनकी के पीछे अपने गार्ड्स की टीम भी लगा रखी है। उन लड़कों के साथ हुई लड़ाई की वजह से स्वरांश का दिमाग खराब हो चुका था। वो सच में पैनिक करने लगा था। धुनकी एक बार फिर से बोली, मैं सिटी हॉस्पिटल में हूँ मिस्टर शाय, और मैं यहाँ पर अनवी के साथ आई हूँ। अनवी के डैड इस हॉस्पिटल में एडमिट है और उन्हें आपने ही यहाँ पर एडमिट करवाया है। आपको हुआ क्या है? क्यों आप इतना परेशान हो रहे हैं? बताएं मुझे, क्या मैं घर आऊं? स्वरांश छत से बोला, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं। तुम वहीं पर रुको। हॉस्पिटल के बाहर भी मत आना, बस अंदर ही रहना, और वो भी सबके साथ। मैं अभी आ रहा हूँ। उसे यूं परेशान होते हुए देख अब धुनकी को और भी ज्यादा अजीब लगने लगा था। हाँ, वो धुनकी के लिए परेशान होता था, लेकिन अब उसकी आवाज काफी ज्यादा घबराई हुई थी। वो काफी नर्वस साउंड कर रहा था। धुनकी धीमे से बोली, ठीक है मिस्टर शाइन, मैं आपका वेट कर रही हूँ। प्लीज आप जल्दी से आ जाएगा। अपनी बात कहकर धुनकी ने कॉल डिस्कनेक्ट करना चाहा, तभी सामने से स्वरांश की आवाज आई, सुनो 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 धुनकी। धुनकी ने तुरंत फोन वापस अपने कान से लगाया और बोली, बताएं मिस्टर शाई। स्वरांश बढ़ती हुई धड़कनों को संभालते हुए बोला, प्लीज कॉल डिस्कनेक्ट मत करो, मेरा मतलब है तुम प्लीज कॉल को कंटिन्यू रखो। मैं गाड़ी चलाते हुए तुमसे बात करना चाहता हूँ। धुनकी हैरान रह गई, लेकिन उसने मना नहीं किया। वो बस फोन अपने कान से लगाकर वापस अंदर की तरफ आ गई, और अब स्वरांश भी कुछ बोल नहीं रहा था। उसने कह तो दिया था कि वो धुनकी से बात करना चाहता है, लेकिन इस वक्त वो बात करने की हालत में नहीं था। वो तुरंत अपनी गाड़ी में बैठा और अब उसकी गाड़ी सिटी हॉस्पिटल के लिए निकल गई थी। तकरीबन 10 मिनट में ही वो सिटी हॉस्पिटल पहुंचा और जल्दी से अंदर की तरफ आया। जब तक उसने धुनकी को अपनी आंखों से देख नहीं लिया तब तक उसे राहत की सांस नहीं आई, और अब धुनकी को देखते हुए वो हल्का सा मुस्कुरा उठा। धुनकी भी झट से उसके पास आए, और जैसे ही उसकी नजर स्वरांश के सिर पर गई उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत बोली, ये आपको क्या हुआ मिस्टर शाई? ये बोलते हुए उसने स्वरांश के सर को छूना चाहा तो स्वरांश तुरंत पीछे की तरफ हो गया। वो अपना सर नामे हिलाकर बोला, कुछ कुछ नहीं, कुछ खास नहीं। वो बस यूं ही सिर पर चोट लग गई थी, इसके अलावा और कुछ नहीं। धुनकी तुरंत बोली, लेकिन ये नॉर्मल चोट नहीं है। आपके हाथों पर भी चोट है मिस्टर शाय, और ये गर्दन पर भी। आखिर बात क्या है? क्या आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? स्वरांश ने एक नजर सामने खड़ी अनवी और उसके बाबा की तरफ देखा। अनवी भी परेशानी भरी नजरों से उसे देख रही थी। स्वरांश को यूं देखकर उसे भी बुरा लग रहा था। स्वरांश हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तुम अपने बाबा का ख्याल रखो, मैं अभी धुनकी को बाहर लेकर जा रहा हूँ। धुनकी ने कुछ नहीं कहा।
स्वरांश ने उसका हाथ अपने हाथ में थामा और उसे बाहर की तरफ लेकर आ गया। वो सीधा उसे रेस्टरूम की तरफ लेकर गया। उसने उसे बिस्तर पर बिठाया और अगले ही पल उसे अपने सीने से लगा लिया। धुनकी हैरान रह गई। उसकी धड़कनें तेजी से बढ़ चुकी थी। आज उसे जो एहसास हुआ वो पहले कभी नहीं हुआ था। वो भी स्वरांश की बढ़ती हुई धड़कनों को महसूस कर सकती थी। उसके हाथ खुद ब खुद स्वरांश के पीठ पर आ गए थे और स्वरांश ने अब उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लिया। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, आई लव यू। उसके मुंह से आई लव यू सुनकर धुनकी और भी ज्यादा चौंक गई। उसके होठों पर मुस्कुराहट खुद आ गई थी और चेहरा भी एकदम लाल हो गया था। स्वरांश जल्दी से बोला, आई नो ये कोई जगह नहीं है तुम्हें प्रपोज करने की, पर पता नहीं क्यों मैं खुद को रोक नहीं पाया। आई लव यू धुनकी और आई लव यू अ लॉट। धुनकी धीमे से बोली, आप ठीक है ना मिस्टर शाई? स्वरांश मुस्कुराया और बोला, हाँ ठीक हूँ, शायद तुम्हारी वजह से ही। अगर तुम्हारा ख्याल दिल में नहीं होता, तुम्हारे लिए फीलिंग्स दिल में नहीं होती तो शायद जिंदा नहीं होता। धुनकी हैरानी से बोली, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं मिस्टर शाई? प्लीज ऐसा मत कहिए ना। आपको कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा आपको। ये बोलते हुए वो दोबारा स्वरांश के सीने से लग गई। इतना तो वो भी समझ चुकी थी कि जरूर कुछ ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से स्वरांश इतना पैनिक हो गया है। उस पर किसी ने अटैक किया होगा, क्योंकि आज ही स्वरांश ने उसे बताया था कि उस पर 2 बार अटैक हो चुका है। धुनकी को उसकी बहुत टेंशन हो रही थी, लेकिन फिलहाल वो स्वरांश को रिलैक्स फील कराना चाहती थी, इसलिए अब वो अपनी जगह से उठी और उसने स्वरांश को बेड पर बिठाया। स्वरांश उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या कर रही हो? हमें अनवी के पास जाना है। मुझे उसके बाबा के बारे में जानना है। वो ठीक तो है ना? उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही धुनकी उसकी तरफ देखते हुए बोली, लेकिन पहले मुझे आपको बेटर फील कराना है मिस्टर शाई। जब तक आप बेटर नहीं होंगे, जब तक आप ठीक नहीं होंगे ना, तब तक मेरे लिए दुनिया मायने नहीं रखती। उसकी बात सुनकर स्वरांश उसकी तरफ देखता ही रह गया और अब धुनकी ने उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लिया था। वो उसे बहुत ही प्यार भरी नजरों से देख रही थी और स्वरांश का दिल एक बार फिर से जोरों से धड़कने लगा था। उसके चेहरे पर परेशानी, नर्वसनेस, घबराहट, बेचैनी, हर एक चीज झलक रही थी, लेकिन अब उसे सुकून मिलने लगा था। धुनकी उसके चेहरे को चूम रही थी, कभी उसके गालों को, कभी उसके माथे को, कभी नाक को तो कभी ठोड़ी को, लेकिन एक बार भी उसने उसके होठों को नहीं चूमा था। स्वरांश मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखने लगा था। बेशक से उसने उसे होठों पर किस नहीं किया था, लेकिन उसका इतना सब कुछ करना ही स्वरांश को सच में बेटर फील कराने लगा था। धुनकी अब उससे अलग हुई और बोली, पानी पिएंगे आप? स्वरांश मुस्कुराया और उसके होठों की तरफ देखते हुए बोला, प्यास तो बहुत लगी है। धुनकी भी हल्का सा मुस्कुराए और अपने होठों को दांतों में दबाते हुए बोली, आप यहीं पर रुकिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। ये बोलकर वो जैसे ही वहां से जाने लगी, स्वरांश ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और बोला, तुम भी जानती हो धुनकी, मुझे प्यास कौन सी लगी है, और मुझे पानी कौन सा चाहिए। उसकी बात सुनते हुए धुनकी के रोंगटे खड़े होने लगे थे। उसका चेहरा दरवाजे की तरफ था और पीछे से उसकी कलाई स्वरांश ने पकड़ी हुई थी। अब वो धीरे धीरे उसे अपने करीब खींचने लगा और फिर उसने उसे बिल्कुल अपने सामने किया। वो धुनकी की कमर को अपने हाथों में थाम कर बोला, क्या तुम मुझे वो पानी नहीं पिलाओगी जो मैं पीना चाहता हूँ? उसकी बात सुनते हुए धुनकी ने अपनी नजरें झुका ली। स्वरांश ने अब उसकी पीठ पर हाथ रखते हुए उसे अपने करीब खींच लिया। दोनों के ही दिल के एहसास इस वक्त तूफान ले रहे थे। स्वरांश ने अब उसके सिर के पीछे अपना हाथ रखा और उसके चेहरे को अपने चेहरे पर झुका लिया। अगले ही पल उसके होंठ धुनकी के होठों से मिल चुके थे और वो उसे शिद्दत से चूमने लगा था। सच में ऐसा लग रहा था जैसे उसकी कोई प्यास बुझ रही हो। वो धुनकी के होठों को ऐसे ही किस कर रहा था जैसे वो सच में उनके लिए प्यासा हो और धुनकी के होंठ कोई मीठा पानी। धुनकी भी उसे रिस्पांस देने लगी थी और वो दोनों ही एक दूसरे को बेहद सॉफ्टली किस कर रहे थे। उन दोनों की सांस आपस में घुल रही थी। धुनकी के हाथ खुद ब खुद स्वरांश के कंधों पर आ गए थे और वो धीरे धीरे अपने हाथों को अब उसके सिर के पीछे ले जा रही थी।
वो उसके बालों में अपनी उंगलियां उलझाने लगी थी। दोनों की किस हर बढ़ते पल के साथ डीप होती जा रही थी और फिर अचानक से ही दरवाजे की तरफ से आवाज आई, धुनकी दी। जैसे ही आवाज आई, धुनकी ने तुरंत स्वरांश के होठों को छोड़ा और उससे दूर हो गई। उसकी धड़कन अब और भी ज्यादा जोरों से बढ़ रही थी। उसके दरवाजे की तरफ देखा जहां अनवी खड़ी थी, लेकिन अब उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया था। वो झट से बोली, आई एम सो सॉरी। मुझे मुझे नहीं पता था कि आप लोग। धुनकी उसकी बात पूरी होने से पहले बोली, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो अनवी। वो हम। ये बोलते हुए वो उसके पास आ गई थी। उसने पलटकर स्वरांश की तरफ देखा और गुस्से से मुंह बनाया। स्वरांश भी तुरंत बोला, मैंने क्या किया? जो भी हम कर रहे थे उसमें तुम साथ थी। मैं अकेले तुम्हें किस नहीं कर रहा था, तुम भी बराबर। उसकी बात पूरी होती उससे पहले धुनकी ने अपने होठों पर उंगली रखकर उसे चुप रहने का इशारा किया। स्वरांश के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अब तक वो हद से ज्यादा परेशान था, लेकिन धुनकी ने जैसे कोई जादू कर दिया था। उसका मन तो कर रहा था कि धुनकी को अपनी बाहों में ले और बस उसे बहुत सारा प्यार करे, लेकिन फिलहाल शायद अनवी को उसकी जरूरत थी, इसलिए वो मन मारकर चुपचाप उसके पीछे पीछे आया। अनवी धुनकी की तरफ देखते हुए बोली, वो डॉक्टर स्वरांश भाई से मिलना चाहते हैं। धुनकी अब थोड़ा परेशान हुई, क्योंकि फिलहाल स्वरांश खुद इतना नर्वस था तो वो डॉक्टर से कैसे ही मिल सकता था। लेकिन वो कुछ कहती उससे पहले ही स्वरांश बोला, तो ठीक है, मैं डॉक्टर से मिलने जा रहा हूँ। तुम दोनों एक काम करो, तुम लोग अंकल के वार्ड में जाओ, मैं वहीं पर आता हूँ। उन दोनों ने एक साथ अपना सर हाँ में हिलाया और फिर स्वरांश वहां से डॉक्टर के केबिन की तरफ बढ़ गया। स्वरांश के जाने के बाद अनवी धुनकी की तरफ देखते हुए बोले, आई एम सो सॉरी धुनकी दी, आई मीन मेरी वजह से आप दोनों का रोमांस। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही धुनकी बोली, प्लीज अब ऐसा वैसा कुछ मत कहना कि मैं एकदम गुलाब का फूल बन जाऊं। पहले ही पता नहीं मिस्टर शाई को कभी कभी क्या हो जाता है। वो कैसी बातें करते हैं, कैसी हरकतें करती हैं, मेरा तो पूरा चेहरा लाल हो जाता है। अनवी मुस्कुराए और बोली, प्यार करते हैं आपसे। आप भी। आप दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार साफ महसूस होता है। अच्छा धुनकी दी, मुझे आप ये बताओ कि क्या आप दोनों की लव मैरिज है? मेरा मतलब आप दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं तो आपका रिलेशनशिप। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही धुनकी बोली, बिल्कुल भी नहीं। हम दोनों की लव मैरिज नहीं है अनवी। हम दोनों की मैरिज तो मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। बस बाय चांस है, पर अब लगता है कि ये मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत रिश्ता है जो मुझे शायद मेरी अच्छी किस्मत की वजह से मिला है। मैं कभी भी मिस्टर शाई को खोना नहीं चाहती। मैं उनसे बहुत प्यार करने लगी हूँ। अनवी मुस्कुराए और बोली, आप दोनों की रिश्ते को कभी किसी की नजर ना लगे। आप दोनों हमेशा यूं ही खुश रहेंगे। ये बोलते हुए उसकी आंखों के सामने स्वरित का चेहरा घूम गया था। वो स्वरित की सच्चाई धुनकी और स्वरांश को बताना चाहती थी, लेकिन उसके पास कोई प्रूफ नहीं था और वो जानती थी कि अगर वो बिना प्रूफ के उन दोनों को कुछ भी बताएगी तो वो दोनों शायद उस पर यकीन नहीं करेंगे। लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि अगर वो उन दोनों को सच बताती तो शायद स्वरांश और धुनकी एक पल में उसकी बात मान लेते, क्योंकि सिचुएशन के हिसाब से जो कुछ भी हो रहा था, शक की सुइयां अपने आप स्वरित की तरफ जा रही थी। लेकिन कहते हैं ना कि झूठ बेशक से जितना मर्जी ताकतवर हो, लेकिन सबसे ज्यादा ताकतवर नहीं होता। अब बस उस झूठ का पर्दाफाश होने ही वाला था। बेशक से झूठ घमंड में था कि कोई उसे तोड़ नहीं सकता, पर वो घमंड टूटने वाला था। अनवी के साथ धुनकी उसके बाबा के रूम में आ गई थी। वहीं दूसरी तरफ होटल में स्वरित जिस लड़की के साथ था वो अपना दम तोड़ चुकी थी। स्वरित के टॉर्चर को वो बर्दाश्त कर ही नहीं पाए और वो उस टॉर्चर को बर्दाश्त करते हुए इस दुनिया से जा चुकी थी। उसके मरने के बाद भी स्वरित ने उसे नहीं छोड़ा और पूरी रात उसके साथ जानवरों की तरह अपनी हवस मिटाता रहा। अपना सारा गुस्सा उसकी लाश पर उतारता रहा। वो तब तक उसे किसी चीज की तरह इस्तेमाल करता रहा जब तक उसका खुद का मन नहीं भर गया। उसे देखते हुए बस एक ही सवाल मन में आ रहा था कि कोई इंसान इतना घटिया कैसे हो सकता है।
कि उसके सामने हैवान भी मासूम लगे। एपिसोड 68 आई एम सो सॉरी मिस्टर शाई। सुबह का वक्त, अन्वी को हॉस्पिटल में छोड़कर स्वरांश और धुनकी दोनों घर वापस आ चुके थे। वो दोनों बहुत ज्यादा थके हुए थे और दोनों को नींद भी बहुत आई हुई थी। अभी पूरी तरह से सुबह हुई नहीं थी, सिर्फ सुबह के 5 बजे थे। वो लगभग 2-3 घंटे और सो सकते थे। स्वरांश को ऑफिस भी जाना था। हालांकि धुनकी तो मना कर रही थी। वो हॉस्पिटल में अन्वी को अकेला छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन स्वरांश ने उसे यकीन दिलाया कि हॉस्पिटल में उसकी पूरी टीम है, उसे कुछ नहीं होगा। अन्वी और उसके बाबा दोनों का अच्छे से ख्याल रखा जाएगा। इसीलिए धुनकी उसकी बात मान गई और उसके साथ घर वापस आ गई। अब वो दोनों अपने रूम में आ गए थे। रूम में आते ही स्वरांश ने धुनकी को इंटेंस नजरों से देखा। वही धुनकी जो अभी अभी अपने कपड़े लेकर चेंज करने के लिए जा ही रही थी। वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप मुझे ऐसे क्या देख रहे हैं? स्वरांश उसकी बात सुनकर मुस्कुराया और बोला, क्या तुम नहीं जानती कि मैं तुम्हें ऐसे क्यों देख रहा हूँ? धुनकी तुरंत बोली, अगर मुझे पता होता तो मैं आपसे क्यों पूछती? स्वरांश मुस्कुराया और बोला, मतलब तुम मेरे मुंह से सुनना चाहती हो? ये बोलते हुए वो उसके करीब आ गया था। धुनकी झट से बोली, मुझे कपड़े चेंज करने के लिए वॉशरूम में जाना है। ये बोलकर वो जैसे ही वहां से जाने लगी, स्वरांश ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और बोला, मुझे नहीं लगता तुम्हें कपड़े चेंज करने के लिए वॉशरूम में जाने की जरूरत है। इनफैक्ट मुझे तो ये भी नहीं लगता कि तुम्हें कपड़े चेंज करने की जरूरत है। ये बोलते हुए उसने उसके हाथों से कपड़े लेकर साइड में फेंक दिए थे। धुनकी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। वो तुरंत बोली, ये क्या कर रहे हैं आप मिस्टर शाई? अगर मैं कपड़े चेंज नहीं करूंगी तो मैं सोऊंगी कैसे? मुझे इन कपड़ों में नींद नहीं आएगी। स्वरांश मुस्कुराया और बोला, तो तुम्हें किसने कहा है इन कपड़ों में सोने को? तुम्हें इन कपड़ों में नहीं सोना है। धुनकी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर स्वरांश कहना क्या चाहता है। वो उसे कपड़े भी नहीं बदलने दे रहा था और ये भी कह रहा था कि उसे इन कपड़ों में सोने की जरूरत नहीं है। अचानक जब स्वरांश ने उसे अपनी गोद में उठा लिया तो धुनकी हैरान रह गई। अगले ही पल धुनकी उसके इरादे समझ चुकी थी। स्वरांश उसे बिस्तर पर लेकर आया और उसकी गर्दन पर झुकने लगा। लेकिन तभी अचानक से धुनकी बोली, मेरे पीरियड्स आए हुए हैं। उसकी बात सुनकर स्वरांश ने झट से चेहरा उठाकर उसकी तरफ देखा। उसका रोमांस करने का इतना मूड था, लेकिन उसकी बीवी ने उसका सारा मूड खराब कर दिया था। हालांकि इंटीमेसी तक तो वो भी नहीं सोच रहा था, लेकिन हाँ, वो धुनकी को प्यार करना चाहता था बिना किसी लिमिट के, पूरी तरह से। ये सोचकर नहीं कि उसे क्या करना है और क्या नहीं। वो बस धुनकी को फील करना चाहता था। लेकिन अब धुनकी के पीरियड्स आए हुए हैं, इस वजह से उसका पूरा मूड चेंज हो गया था। वो उसे प्यार तो अभी भी करना चाहता था, ज्यादा नहीं, तो वो उसे किस कर सकता था, उसे थोड़ा बहुत फील कर सकता था। लेकिन अगर वो ये सब करता तो उसका मूड और ज्यादा खराब होता और साथ ही साथ धुनकी का भी। इसलिए उसने खुद को रोक लिया। धुनकी उसे देखकर मुस्कुराने लगी। वो तुरंत बोली, आई एम सॉरी। स्वरांश ने उसे अपनी बाहों में लिया और बोला, तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। इट्स नेचुरल, मेरी जान। उसके मुंह से मेरी जान सुनकर धुनकी का चेहरा एकदम से खिल गया। उसने अपने होठों को हल्का सा अपने दांतों में दबा लिया और उसकी इस अदा पर स्वरांश बहुत ही दिलकश मुस्कुराहट के साथ उसे देखने लगा। वो अब उसके ऊपर से हटा और बोला, जाओ, जाकर कपड़े चेंज कर लो। धुनकी हंसी और तुरंत बिस्तर से उठकर अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई। सच में आज उसे हंसी आ रही थी। वहीं उसके जाने के बाद स्वरांश अब खुद से बोला, लगता है भगवान भी यही चाहते हैं कि जब तक मैं तुम्हें पूरी रियलिटी ना बता दूं, तब तक हम दोनों एक दूसरे के करीब ना आए। मैं तुम्हें पूरा सच बताना चाहता हूँ, लेकिन मुझे डर लग रहा है, कहीं वो सब जानकर मैं तुम्हें खो ना दूं। इतना तो मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो, मेरे बिना नहीं रहना चाहोगी।
लेकिन कहीं तुम्हें ऐसा न लगे कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है। मैं बस तुम्हें अपनी जिंदगी में चाहता हूँ, धुनकी। और अगर तुम मुझे उस चीज के लिए कोई सजा दोगी, तो मैं उस सजा के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से नहीं जाने दूंगा। ये बोलकर उसने एक गहरी सांस ली। वहीं दूसरी तरफ, धुनकी वॉशरूम में थी और आईने के सामने खड़ी थी। वो खुद को आईने में देखते हुए बोली, आई एम सो सॉरी, मिस्टर शाई। लेकिन मैंने आपसे झूठ बोला है। मुझे पीरियड्स नहीं आए हुए। पर मैं आपको तकलीफ में नहीं देख सकती। आपकी हालत सही नहीं है और मैं आपको मना भी नहीं कर सकती थी। मैं नहीं चाहती थी कि इन सब चीजों की वजह से आप और ज्यादा थक जाएं। ऑलरेडी आप पेन में हैं और मैं आपको और ज्यादा परेशान होते हुए नहीं देख सकती। इसीलिए मैंने आपसे झूठ बोला है। पर आप सच में बहुत क्यूट हैं। मेरी बात मानकर आप तुरंत रुक गए। आपने मुझे जरा सा भी परेशान नहीं किया। सच में, मैं बहुत किस्मत वाली हूँ जो मुझे आप मिले। आई लव यू सो मच। ये बोलते हुए उसने खुद को अपनी ही बाहों में भर लिया था। उसे अब स्वरांश पर और भी ज्यादा प्यार आ रहा था। तकरीबन 10-15 मिनट बाद, वो कपड़े चेंज कर जब वॉशरूम से बाहर आई, तो आते ही उसकी नजर स्वरांश पर गई, जो आराम से बिस्तर पर सोया हुआ था। उसे सोया हुआ देखकर धुनकी की हंसी छूट गई। अब तक वो उसे प्यार करना चाहता था, लेकिन 10 मिनट भी वो जाग नहीं पाया। धुनकी को अपने डिसीजन पर अब और भी ज्यादा अच्छा लग रहा था। थैंक गॉड उसने स्वरांश को परेशान नहीं किया और वो आराम से सो पाया। वो बिल्कुल उसकी बगल में आए और आते ही उसके चेहरे पर झुक गई। उसने स्वरांश के गाल पर अपना हाथ रखा और उसके माथे को चूमकर बोली, आप सच में बहुत अच्छे हैं, मिस्टर शाई। मुझे नहीं पता वो कौन है जो आपके पीछे पड़ा है, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि भगवान इतने अच्छे इंसान के साथ कुछ गलत नहीं कर सकता। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ उस इंसान को सबके सामने लाने में। और बहुत जल्दी वो इंसान सबके सामने आएगा भी। और उसके बाद मैं आपको कभी खुद को प्यार करने से नहीं रोकूंगी, बिल्कुल भी नहीं। ये बोलकर उसने बड़ी ही प्यार से स्वरांश के होठों को चूम लिया। स्वरांश ने नींद में ही करवट ली और उसे अपनी बाहों में भर लिया। धुनकी के चेहरे पर राहत तैर गई। उसने भी स्वरांश के कंधे पर अपना सिर रख दिया था। कुछ ही देर में वो दोनों गहरी नींद में जा चुके थे। एपिसोड 69 कल कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। सुबह का वक्त। स्वरांश और धुनकी दोनों रेडी होकर सीढ़ियां उतरते हुए नीचे की तरफ आए। उन दोनों को उठने में बहुत देरी हो गई थी। पूरी रात वो दोनों हॉस्पिटल में थे, तो सुबह उन दोनों की आंख खुली ही नहीं। इसलिए अब दोनों बस जल्दी से रेडी होकर डाइनिंग टेबल पर आ गए थे। सब लोग पहले ही ब्रेकफास्ट कर चुके थे। स्वरित ब्रेकफास्ट करने के बाद अपने ऑफिस के लिए निकल चुका था और धनंजय जी अपने रूम में थे। स्वरांश को डाइनिंग टेबल पर बैठने का बोलकर धुनकी किचन की तरफ चली गई। वो जब किचन से बाहर निकली तो उसकी नजर वसुंधरा जी पर गई, जो डाइनिंग टेबल के पास ही खड़ी थी। धुनकी ने अपने हाथों में पकड़ी हुई ट्रे टेबल पर रखी और वसुंधरा जी की तरफ देखने लगी। वो स्वरांश से किसी चीज को लेकर बात कर रही थी। स्वरांश उन्हें देखते हुए बोला, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मासी माँ, अगर आप लोगों को सही लगता है तो ठीक है। लेकिन अगर ये चीज नहीं भी होती तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वसुंधरा जी मुस्कुराए और बोली, ऐसे कैसे नहीं होगी। बेशक से ये शादी कैसे भी हुई हो, लेकिन ये शादी हुई तो है ना स्वरांश, और हमने शादी की रिसेप्शन पार्टी अभी तक नहीं की, तो मैं चाहती हूँ कि अब ये रिसेप्शन पार्टी जल्दी से जल्दी हो जाए। हमें और ज्यादा डिले नहीं करना चाहिए। सब लोगों को अभी भी कंफ्यूजन है कि धुनकी की शादी स्वरित से हुई है। मैं चाहती हूँ कि किसी को भी इस शादी को लेकर कोई कंफ्यूजन ना रहे, ताकि वेदिका और स्वरित की शादी में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। स्वरांश हल्का सा मुस्कुराया और बोला, ठीक है मासी माँ, जैसा आपको सही लगे। वसुंधरा जी मुस्कुराए और फिर धुनकी की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हें तो इस रिसेप्शन पार्टी से कोई प्रॉब्लम नहीं है ना धुनकी, मेरा मतलब है अगर तुम चाहो तो तुम भी अपने गेस्ट हो इस रिसेप्शन पार्टी में बुला सकती हो, हमें अच्छा लगेगा।
धुनकी उनकी बातों से हैरान हो रही थी। वसुंधरा जी जितना मीठा सबके सामने बनती थी वो उतनी ही कड़वी है। इस बात पर उसे तो कोई शक नहीं था, लेकिन स्वरांश को उनकी सच्चाई नहीं पता थी और अब वसुंधरा जी का इस तरह से रिसेप्शन पार्टी रखना उसे दाल में कुछ काला लग रहा था। लेकिन फिलहाल वो स्वरांश के सामने कुछ कह नहीं सकती थी, इसलिए मुस्कुराते हुए बोली, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है सासू माँ, अगर होता तो मैं जरूर बुलाती, और रही बात इस रिसेप्शन पार्टी की तो जैसा आप बड़ों को ठीक लगे। ये बोलकर वो सामने चेयर पर बैठ गई और स्वरांश को उसका ब्रेकफास्ट सर्व करने लगी। वसुंधरा जी मुस्कुराए और बोली, तो फाइनल रहा। कल ही तुम दोनों की रिसेप्शन पार्टी का फंक्शन होगा। आई प्रॉमिस, तुम लोगों के लिए पार्टी बहुत यादगार होगी। ये बोलकर वो कुछ पल उन दोनों को देखती रही और फिर वहां से चली गई। उनके जाने के बाद स्वरांश ने निवाला बनाया और धुनकी के होठों की तरफ बढ़ते हुए बोला, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? धुनकी ने हैरानी उसकी तरफ देखा। स्वरांश मुस्कुराते हुए ही बोला, मैं तुम्हें जानने लगा हूँ धुनकी, और बेशक से अब तुम कुछ ना कहो, लेकिन तुम्हारे एक्सप्रेशंस देखकर मैं बता सकता हूँ कि तुम परेशान हो या कुछ और। फिलहाल तुम मुझे परेशान लग रही हो, बताओ मुझे क्या बात है? धुनकी उसकी बात पर मुस्कुराई। उसका मन तो स्वरांश को बहुत कुछ कहने का कर रहा था, लेकिन जिसके बारे में वो बोलना चाहती थी वो स्वरांश की मासी माँ थी। किसी भी बच्चे के लिए उसकी मासी माँ और माँ में ज्यादा फर्क नहीं होता, और कोई भी अपनी माँ के बारे में कुछ नहीं सुन सकता, और स्वरांश जैसा इंसान तो बिल्कुल भी नहीं। ये बात धुनकी बहुत अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए वो मुस्कुराए और बोली, ऐसा कुछ नहीं है मिस्टर शाई जैसा आप सोच रहे हैं। आप जानते हैं ना, कल रात में ढंग से सोई नहीं हूँ, बस इसलिए थोड़ी सी थकावट है। आप ऑफिस चले जाएंगे तो मैं थोड़ी देर आराम से सो लूंगी। आराम करूंगी तो थकावट भी उतर जाएगी। स्वरांश मुंह बनाते हुए बोला, बोल तो ऐसे रही हो जैसे पूरी रात मैंने नहीं सोने दिया। मेरा मूड तो सारा तुम्हारे पीरियड्स ने खराब कर दिया। जैसे ही उसने कहा, धुनकी ने तुरंत उसके होठों पर अपना हाथ रख दिया और धीमे से बोली, कैसी बातें कर रहे हैं आप मिस्टर शाई, किसी ने सुन लिया तो? आप भी ना कभी भी कुछ भी बोल देते हैं। स्वरांश ने उसका हाथ अपने होठों से हटाया और बोला, तो किसी और को थोड़े ना कुछ कह रहा हूँ, अपनी ही बीवी को कह रहा हूँ। क्या मैं अब अपनी बीवी को कुछ बोल भी नहीं सकता? धुनकी मुंह बनाते हुए बोली, बोल सकते हैं। आप अपनी बीवी को कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन रूम में, ऐसे यहाँ नहीं। यहाँ पर आप चुपचाप अपना ये नाश्ता फिनिश कीजिए। ये बोलते हुए उसने नाश्ते की प्लेट की तरफ इशारा किया तो स्वरांश मुंह बनाते हुए अपना नाश्ता फिनिश करने लगा। अब उन दोनों के चेहरे पर ही मुस्कुराहट तैर रही थी। वहीं उन दोनों को ऊपर रेलिंग से लगकर खड़ी वसुंधरा जी और वेदिका जहरीली नजरों से देख रही थी। वेदिका वसुंधरा जी की तरफ देखते हुए बोली, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आपने ये रिसेप्शन पार्टी क्यों रखी है। पहले ही इस घर में सारा लाइमलाइट इन दोनों को मिलता है, और अब ऊपर से ये रिसेप्शन पार्टी। इन दोनों को तो ऐसा लगेगा जैसे बस इस घर में सिर्फ यही दो है, इनके अलावा तो और कुछ है ही नहीं। ये धुनकी तो और भी ज्यादा नखरे दिखाने लगेगी। वसुंधरा जी शातिर मुस्कुराहट के साथ बोली, अभी तुम बच्ची हो वेदिका, तुम्हें नहीं समझ में आएगा जो मैं करना चाहती हूँ, और वैसे भी ये रिसेप्शन पार्टी मेरा आइडिया नहीं है, ये तो स्वरित का आइडिया है। मुझे नहीं पता उसने इन दोनों की रिसेप्शन पार्टी क्यों रखा है, लेकिन इस रिसेप्शन पार्टी में कुछ ऐसा होगा जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। अगर इन दोनों की खुशियां मैंने मातम नहीं बदल दी तो मैं भी वसुंधरा ओबरॉय नहीं। जानती नहीं हो तुम मुझे, लेकिन इस रिसेप्शन पार्टी के बाद तुम मुझे बहुत अच्छी तरह से जान जाओगी। ये बोलते हुए उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस काफी खतरनाक थे। वेदिका तुरंत बोली, ऐसा भी क्या करने वाली है आप? वसुंधरा जी ने उसकी तरफ देखा और बोली, जब करूंगी तो तुम्हें पता चल ही जाएगा, इतना भी क्या उतावला होना। ये बोलते हुए उनके चेहरे पर शातिर मुस्कुराहट थी। वेदिका उनकी तरफ देखती ही रह गई और वो अब अपने रूम में चली गई। वहीं दूसरी तरफ स्वरांश और धुनकी का ब्रेकफास्ट हो चुका था और अब स्वरांश ऑफिस के लिए निकल गया था।
वो ऑफिस जाना छोड़ भी नहीं सकता था क्योंकि चीजें इस हिसाब से हो रही थी कि वो एक भी दिन ऑफिस मिस नहीं कर सकता था। उसे जल्द से जल्द उस इंसान तक पहुंचना था जो ऑफिस में इतना बड़ा घपला कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ धुन की स्वरांश के जाने के बाद खुद से ही बोली, मुझे हॉस्पिटल जाना होगा। अगर मैं मिस्टर शाई के सामने हॉस्पिटल जाने का जिक्र करती तो वो ऑफिस कभी नहीं जाते, मुझे खुद हॉस्पिटल लेकर जाते और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उनके काम में कोई प्रॉब्लम आए। ये बोलकर उसने एक गहरी सांस ली और फिर अपने रूम में गई ताकि अपना फोन और पर्स ले सके। अपना फोन और पर्स लेकर अब वो बाहर की तरफ आए और गाड़ी में बैठकर हॉस्पिटल के लिए निकल गई। उसके हॉस्पिटल के लिए निकलते ही एक गाड़ी ने उसे फॉलो करना शुरू कर दिया था और धुनकी जानती थी कि वो गाड़ी स्वरांश के आदमियों की ही है, जिसमें गार्ड्स भरे हुए थे। कुछ ही देर में धुनकी हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी और अनवी से उसके बाबा के बारे में पूछ रही थी। अनवी ने उसे बताया कि अब उसके बाबा की हालत में काफी सुधार है। डॉक्टर ने सर्जरी कर दी है और अब वो खतरे से बाहर है। उसकी बात सुनकर धुनकी मुस्कुराए और बोली, अब तो तुम खुश हो ना? अनवी तुरंत बोली, बहुत ज्यादा। और इन सब का क्रेडिट जाता है आपको और आपके मिस्टर शाई को। मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितना ज्यादा खुश हूँ। कुछ दिन पहले मैं कितनी परेशान थी अपने बाबा को लेकर। अपने बाबा की तो छोड़िए, मैंने तो अपने खुद की जीने की उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन आप दोनों ने सच में मेरी जिंदगी में एक बार फिर से खुशियां भर दी। मैं आप लोगों को जितना शुक्रिया अदा करूं, उतना कम होगा। धुनकी मुस्कुराए और बोली, ऐसा कुछ नहीं है, शायद किस्मत में यही लिखा था। तुम्हारे बाबा पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे तो तुम उन्हें इसी शहर में रखना, यहाँ पर जॉब करना। अनवी के चेहरे पर परेशानी झलकने लगी क्योंकि वो इतनी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी कि उसे कोई ढंग की जॉब मिल सके, और वैसे भी जॉब लेने के लिए भी यहाँ पर न जाने क्या क्या करना पड़ता था। उसके एक्सप्रेशन देखकर धुनकी ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और बोली, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने मिस्टर शाई से तुम्हारी जॉब के बारे में पहले ही बात कर ली है। तुम जब चाहो उनकी कंपनी ज्वाइन कर सकती हो। जब तक तुम्हारे बाबा हॉस्पिटल में है, तब तक वो तुम्हारे लिए एक फ्लैट भी ढूंढ देंगे और उतना वक्त तुम आराम से ओबरॉय पैलेस रह सकती। और वैसे भी कल मेरा और मिस्टर शाई का रिसेप्शन है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम उस पार्टी में शामिल हो। अगर तुम वहां पर होगी तो हम दोनों को बहुत अच्छा लगेगा। उसकी बात सुनकर अनवी के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई और साथ ही साथ आंखों में नमी भी। वो कुछ बोलने को हुई, लेकिन उससे पहले ही धुनकी ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी और बोली, अब कुछ मत कहना, वरना मैं भी तुम्हारी तरह इमोशनल हो जाऊंगी। मेरी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे और जब मेरी आंखों में आंसू आते हैं तो मेरी आंखें लाल हो जाती हैं, और अगर मेरे रोने का मिस्टर शाई को पता लगा तो वो मुझे डांटेंगे। उसकी बात सुनकर अनवी हंसने लगी और बोली, कितना प्यार करते हैं ना आपसे आपके मिस्टर शाई। धुनकी का चेहरा ब्लश करने लगा। वहीं दूसरी तरफ स्वरित इस वक्त ओबरॉय इंडस्ट्रीज में था। तभी उसके केबिन का दरवाजा नॉक हुआ। उसने दरवाजे की तरफ देखा, जहां रितेश खड़ा था। रितेश ने अंदर आने की इजाजत ली और स्वरित के सामने आकर खड़ा हुआ। वो अपना सर झुकाकर बोला, कल की पार्टी के ऑलमोस्ट अरेंजमेंट मैंने कर दिए हैं बॉस, और जैसा आपने कहा था बिल्कुल वैसा ही किया है। उनके अलावा भी अगर आपको कुछ अरेंजमेंट चाहिए तो आप मुझे बता दीजिए। उसकी बात सुनकर स्वरित हल्का सा मुस्कुराया और बोला, नहीं, बस इतना काफी है। कुछ लोगों को बताने के लिए कि बेशक से वो अपना दिमाग जितना मर्जी चला ले, लेकिन स्वरित ओबरॉय से नहीं जीत सकते। कल वो होगा जो मैं चाहता हूँ, और कल कोई मुझे रोक नहीं पाएगा, कोई भी नहीं। ये बोलते हुए उसके दिमाग में स्वरांश का ख्याल चल रहा था और उसके एक्सप्रेशंस बहुत ही डेंजरस थे। एपिसोड 70, दरवाजा बंद कर देना। ओबरॉय इंडस्ट्रीज। स्वरांश ऑफिस में आया और एक बार फिर से अपने काम में लग गया। वो पूरा जी जान लगाकर उस इंसान को ढूंढने की कोशिश कर रहा था जो उनके अकाउंट में घपला कर रहा था, लेकिन साथ ही साथ वो उस आदमी के बारे में पता लगाने की कोशिश भी कर रहा था जो उस पर अटैक कर रहा है, और वो जानता था कि ये दोनों आदमी अलग अलग नहीं बल्कि एक ही है।
अगर बात सिर्फ उसकी होती तो वो शायद इस बात को इतना सीरियस नहीं लेता, लेकिन बात यहाँ पर धुनकी की भी थी और ओबरॉय फैमिली की भी, तो वो कोई भी बात ऐसे आसानी से नहीं जाने दे सकता था। काम करते करते कब पूरा दिन बीत गया उसे पता ही नहीं चला, लेकिन आज भी उसके हाथ कुछ नहीं लगा था। उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि क्यों वो इतनी पावर होते हुए भी उस इंसान के बारे में पता नहीं लगा पा रहा। शायद उस इंसान की हरकतें ऐसी थी, या फिर वो इंसान हद से ज्यादा तेज था, इसीलिए उसे कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। लेकिन वो इतना तो समझ चुका था कि उसके सामने जो भी इंसान है वो भी कम पावरफुल नहीं है, वरना स्वरांश ओबरॉय से इतने वक्त तक छुपे रहना नॉर्मल बात तो नहीं थी। तभी उसके केबिन का दरवाजा खुला और आशुतोष अंदर की तरफ आया। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, बॉस, आपने जिस डिजाइनर के बारे में जिक्र किया था, मैंने उसे ओबरॉय पैलेस भेज दिया है। अगर आप भी जाना चाहते हैं तो बता दीजिए, मैं गाड़ी निकलवा दूं। स्वरांश हल्का सा मुस्कुराया और बोला, हाँ, तुम गाड़ी तैयार रखो, मैं बस अभी पार्किंग एरिया में आ रहा हूँ। उसकी बात सुनकर आशुतोष वहां से चला गया। वही स्वरांश अपने केबिन से बाहर निकला और उसने सामने वाले केबिन की तरफ देखा जो फिलहाल स्वरित यूज कर रहा था। वो उसके केबिन में आया, लेकिन उसने अंदर की तरफ जाकर देखा तो स्वरित अपने केबिन में नहीं था। ज्यादा ना सोचते हुए स्वरांश वहां से बाहर आया और फिर पार्किंग एरिया में अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया। कुछ ही देर में उसकी गाड़ी ओबरॉय पैलेस पहुंची। जैसे ही वो अंदर की तरफ आया, उसकी नजर सामने हॉल में बैठी हुई वसुंधरा जी और उनके पास खड़ी वेदिका पर गई, जिसकी नजरें सामने धुनकी पर थी। धुनकी को तो पता भी नहीं था कि स्वरांश उसके लिए कोई डिजाइनर भेजने वाला है। वही धुनकी उस डिजाइनर की दिखाई हुई ड्रेस पसंद कर ही रही थी कि उसने जिस ड्रेस पर अपना हाथ रखना चाहा, अचानक से ही वेदिका ने आकर उस ड्रेस को उठा लिया और बोली, ये ड्रेस मुझे चाहिए। धुनकी एकदम शॉक्ड रह गई। वो बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि ये सब कुछ वेदिका जानबूझकर कर रही है और उसे क्या ही काम हो सकता है धुनकी को इरिटेट करने के अलावा। तभी स्वरांश अंदर की तरफ आया और बोला, क्या बात धुनकी, अभी तक तुमने अपने लिए ड्रेस सेलेक्ट नहीं की, या फिर तुम मेरा इंतजार कर रही थी? तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए ड्रेस सेलेक्ट करूं? उसकी बात सुनते हुए धुनकी ने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई थी। वही स्वरांश अंदर की तरफ आया और वेदिका के हाथ में पकड़ी हुई ड्रेस की तरफ देखते हुए बोला, ये तो ग्रीन कलर की ड्रेस है, तुम्हें ग्रीन कलर कब से पसंद हो गया? या फिर शायद तुम्हारी चॉइस बदल गई होगी, बट मुझे तो ग्रीन कलर ना पहले पसंद था और ना ही अब है। मुझे तो ये वाली ड्रेस अच्छी लग रही है। ये बोलते हुए उसने एक पीच कलर की ड्रेस उठाई और उसे धुनकी के कंधों से लगाकर देखने लगा। सच में वो ड्रेस धुनकी पर बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। जब वेदिका ने उन दोनों को यूं देखा तो वो अंदर तक जल उठी। उसकी गुस्से भरी नजरें धुनकी पर थी। वही धुनकी ने मुस्कुराते हुए स्वरांश की तरफ देखा और बोली, अगर आपको ये ड्रेस पसंद है तो मैं यही ड्रेस पहनूंगी। स्वरांश ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए सामने खड़ी डिजाइनर की तरफ देखा और बोला, ये ड्रेस कितने की है निधि? उस डिजाइनर का नाम निधि था। निधि झट से बोली, अप्रोक्सीमेटली 5 लाख की। स्वरांश ने अपनी पॉकेट से चेक निकाला और 5 लाख का चेक काटकर निधि की तरफ बढ़ा दिया। निधि ने उस चेक को देखा और बोली, ये तो इस ड्रेस की पेमेंट है। स्वरांश ने सवालिया नजरों से उसे देखते हुए पूछा, तो धुनकी ने और भी कोई ड्रेस सेलेक्ट की है क्या? मुझे बताओ, मैं कर देता हूँ पेमेंट। ये बोलते हुए उसने वापस चेकबुक निकाल ली थी। निधि झट से बोली, नहीं, तुम्हारी वाइफ ने तो एक ही ड्रेस सेलेक्ट की है स्वरांश, दूसरी ड्रेस तो वेदिका ने सिलेक्ट की है ना, तो उसकी पेमेंट भी तुम ही करोगे ना? स्वरांश झट से बोला, क्यों? जैसे ही उसने पूछा, वेदिका के चेहरे का रंग उड़ गया। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि उसने स्वरांश के सामने कोई चीज ली हो और उसकी पेमेंट उसने खुद ही की हो। हमेशा हर चीज की पेमेंट स्वरांश ही करता था, लेकिन आज तो उसने सामने से मना कर दिया था। उसने अपनी नजरें झुकाकर अपने हाथों में पकड़ी हुई ड्रेस की तरफ देखा जिसकी पेमेंट 4 लाख थी।
एक तो वैसे ही धुनकी की ड्रेस से कम कीमत की ड्रेस देखकर उसे गुस्सा आ रहा था और ऊपर से स्वरांश ने इस ड्रेस के पैसे देने से भी मना कर दिया था। निधि मुस्कुराते हुए बोली, वो तुम्हारी दोस्त है तो मुझे लगा। स्वरांश तुरंत बोला, तो आज कौन सा कोई फ्रेंडशिप डे है जो मैं उसे ऐसा कोई गिफ्ट दूं? और अगर है भी तो सॉरी, मुझे फालतू के लोगों से, उन लोगों से जो मेरी ही बीवी से जलन फील करें, उनसे दोस्ती निभाने की कोई जरूरत नहीं है। जिसने ड्रेस ली है वो अपनी पेमेंट खुद कर देगा और अगर उसके पास पेमेंट नहीं है तो फिर वो थोड़ा सा अपना स्टैंडर्ड लो कर ले, लोकल मार्केट जाए और वहां पर 5-6 हजार की भी अच्छी ड्रेस मिल जाएगी। अगर उन्हें पसंद आए तो। उसकी बात सुनते हुए निधि ने अब वेदिका की तरफ देखा, जिसका चेहरा गुस्से से एकदम लाल था। वसुंधरा जी जो ये सब देख रही थी वो तुरंत अपनी जगह से उठी और बोली, अगर तुम ये दोस्ती नहीं निभाना चाहते तो क्या हुआ स्वरांश? धुनकी अगर तुम्हारी बीवी है तो वेदिका भी सुरत की होने वाली बीवी है, हमारी होने वाली बहू है। तो हम उसके लिए ये ड्रेस खरीद देंगे। जाओ वेदिका, जाकर हमारा एटीएम कार्ड लेकर आओ, हमारे रूम में बैग की साइड टेबल पर रखा है। वेदिका मुस्कुराते हुए अंदर की तरफ जाने लगी। कम से कम उसकी इज्जत तो बच रही थी। लेकिन तभी स्वरांश अचानक से बोला, सॉरी लेकिन फिलहाल के लिए सारे अकाउंट्स बंद है। ओबरॉय फैमिली और ओबरॉय बिजनेस के जितने भी अकाउंट्स हैं सब मैंने लोक लगवा रखे हैं, तो कोई भी किसी भी तरह की पेमेंट नहीं कर सकता और मैंने ये जो चेक दिया है वो मेरा पर्सनल अकाउंट है। अगर आपका पर्सनल अकाउंट है तो आप पेमेंट कर दीजिए, अदरवाइज देख लीजिए आपको ये ड्रेस कैसे लेनी है। ये बोलकर वो हल्का सा मुस्कुराया। वसुंधरा जी शॉक्ड रह गई और गुस्से से बोली, लेकिन ये सब क्यों किया तुमने? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई सारे? उनकी बात पूरी होती है उससे पहले ही स्वरांश बोला, जरूरी था। कुछ प्रॉब्लम आई है अकाउंट में इसीलिए किया है। जब सारे अकाउंट्स अनलॉक हो जाएंगे तो बेशक से जितनी मर्जी शॉपिंग कीजिएगा, लेकिन फिलहाल 2-4 दिनों के लिए सारे अकाउंट्स लॉक ही रहेंगे। वसुंधरा जी बस उसकी तरफ देखती रह गई और वेदिका ने भी गुस्से से अब दोबारा अपनी मुठियां कस ली थी। वही स्वरांश धुनकी की तरफ देखते हुए बोला, अगर अब शॉपिंग पूरी हो गई तो क्या प्लीज मेरे साथ रूम में चलोगी? मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है तुमसे। धुनकी जो हैरानी से स्वरांश की तरफ देख रही थी, जिस तरह से उसने वेदिका को ड्रेस दिलवाने से मना किया वो सच में शॉक्ड रह गई थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और चेहरा पूरा लाल हो रहा था। जिस तरह से वो अब सबके सामने उसे रूम में चलने को बोल रहा था उससे शर्मा रही थी, लेकिन उसने बस हल्का सा अपना सर हाँ में हिला दिया और फिर वो ड्रेस वापस निधि को देकर बोली, आप इसे मेरे साइज के अकॉर्डिंग कर दीजिएगा, साइज मैंने आपको पहले दे दिया है। ये बोलकर उसने स्वरांश की तरफ देखा तो स्वरांश मुस्कुराते हुए आगे की तरफ बढ़ गया। धुनकी भी उसके पीछे पीछे जाने लगी, लेकिन फिर अचानक ही रुकी। निधि अपना सारा सामान समेटकर वहां से जा रही थी। धुनकी ने अब वेदिका की तरफ देखा और बोली, क्या बात है? तुमने ड्रेस नहीं ली? तुम तो बहुत कहती होती हो ना ये बात की जो चीज वेदिका कपूर को पसंद आ जाए वो उसे हासिल करके ही रहती है, तो क्या वो ड्रेस लेने तुम बाद में जाओगी? ये बोलते हुए उसके चेहरे पर सार्कास्टिक स्माइल थी। वो अब तुरंत सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने रूम की तरफ चली गई और वेदिका बस हाथ मलती रह गई। वसुंधरा जी उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुम परेशान मत हो, एक बार सारे कार्ड अनब्लॉक। उनकी बात पूरी होती उससे पहले ही वेदिका गुस्से से बोली, रहने दीजिए। आप सब लोग बस प्लानिंग प्लॉटिंग करते रहिए, मुझे नहीं लगता आपके हाथ कुछ लगेगा। आप लोगों को सिर्फ डायलॉग बोलने आते हैं, बस वही बोलते रहिए। ये बोलकर वो तुरंत वहां से अपने रूम में चली गई। वही स्वरांश जो अपने रूम में आ गया था, उसकी नजरें अब दरवाजे पर टिकी हुई थी जहां से अब धुनकी अंदर की तरफ आई। अभी वो अंदर आ ही रही थी कि स्वरांश उसे देखते हुए बोला, दरवाजा बंद कर देना। उसकी बात सुनकर धुनकी का चेहरा और भी ज्यादा लाल होने लगा था, लेकिन उसने दरवाजा बंद किया और फिर अंदर की तरफ आई। वो स्वरांश के सामने आकर खड़ी हुई और बोली, आपने बुलाया? क्या काम था आपको? स्वरांश ने उसकी पीठ पर अपना हाथ रखा और बोला,
जरूरी तो नहीं जब वाइफ पीरियड्स में हो तो बस उसे काम के लिए ही बुलाया जाए। पीरियड्स ये तो नहीं कहते कि जरा सा भी रोमांस नहीं किया जा सकता। उसकी बात सुनकर धुनकी बस उसकी तरफ देखती रह गई। स्वरांश के चेहरे की मुस्कुराहट उसकी धड़कने जोरों से बढ़ा रही थी। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।